हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी फर्स्ट ईयर में हमने यूनिट 4 और चैप्टर फर्स्ट में लास्ट टर्म में हमने पढ़ा था एल्बिगो। एल्बिगो में हमने उसके सिस्टमेटिक पोजीशन को जाना था, उसके हैबिट और हैबिटेट्स को जाना था और उसके वेजिटेटिव स्ट्रक्चर के बारे में हमने पढ़ा था। देखिए, आज हम एल्बिगो में ये हमारा सेकंड पार्ट है। इसमें हम एल्बिगो के रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि उसका जनन रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो देखिए, एल्बिगो का जो रिप्रोडक्शन होता है वो कैसा होता है। अलैंगिक तथा लैंगिक जनन दोनों प्रकार से होता है यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा हमारा एल्बिगो का जनन होता है। अब हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो देखिए, एल्बिगो में जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है यानी जो अलैंगिक जनन होता है वो कैसे कोनिडिया के द्वारा होता है। कोनिडिया के द्वारा होता है। इसे बीजाणुधानी और चल बीजाणुधानी भी कहते हैं। ये क्या है कि ये कोनिडिया जो होते हैं ये कोनिडिया कोनिडियोफोर या बीजाणुधानी पर ही विकसित होते हैं, यानी कि उसी में ही ये डेवलप होते हैं। तो ये तो था आपका अलैंगिक जनन। तो देखिए, जैसा कि हमने आपको बताया कि जो हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो हमारा कैसे होता है, कोनिडिया के द्वारा होता है। अब देखिए, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी दो पार्ट में बटा हुआ है। कौन कौन से? तीन पार्ट में है। फॉर्मेशन ऑफ कोनिडियोफोर, फॉर्मेशन ऑफ कोनिडिया एंड स्पोरेंजिया। नेक्स्ट है जर्मिनेशन ऑफ कोनिडियम। तो सबसे पहले हम देखेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या देखेंगे, कोनिडियोफोर के निर्माण को देखेंगे। तो देखिए, कोनिडियोफोर के निर्माण में क्या होता है कि जो परपोषी ऊतक होता है यानी जो परपोषी टिश्यू होता है, तो उस टिश्यू में क्या होता है कि जो है उस टिश्यू में स्थापित होने के पश्चात क्या है कि उसमें जो इंटरसेलुलर माइसीलियम होता है यानी जो अंतराकोशिक कवक जाल होता है वो क्या करता है कि परपोषी की बाह्य जो त्वचा होती है के नीचे कुछ स्थानों पर स्थापित होकर कोनिडियोफोर को बनाते हैं। ये कोनिडियोफोर जो होते हैं कैसे, ये 5 से 6 केंद्रक युक्त सघन कोशिका द्रव होता है। तो ये आपका क्या था, ये था आपका फॉर्मेशन ऑफ कोनिडियोफोर। अब हम देखेंगे आपका सेकेंड क्या, फॉर्मेशन ऑफ कोनिडिया या स्पोरेंजिया। आप देखिए, जो आपका फॉर्मेशन ऑफ कोनिडिया है यानी स्पोरेंजिया है उसका निर्माण कैसे होता है। तो देखिए, उसके निर्माण में क्या होते हैं, जो कोनिडियोफोर होते हैं तो वो क्या होते हैं कि दूरस्थ फूले हुए भाग के ठीक नीचे चारों ओर विकसित होते हैं। वो क्या करते हैं कि धीरे धीरे क्या करते हैं कि केंद्र की ओर एक जो है भित्ति का रूप धारण कर लेते हैं, जिसके द्वारा क्या होता है, बर्ड लाइक संरचना यानी शेष कोनिडियोफोर से अलग हो जाती है। यह क्या करते हैं, यह मुकुल यानी बर्ड एक गोलाकार बहुकेंद्र की कोनिडियम में विकसित हो जाते हैं। अब देखिए क्या होता है कि जब एक कोनिडियम के निर्माण के पश्चात कोनिडियोफोर का जो शीर्ष भाग होता है यानी जो ऊपरी भाग होता है उस पे कोनिडिया की एक लंबी श्रृंखला बन जाती है और इस श्रृंखला में कोनिडियम आधार क्या होते हैं, अवस्थित रहते हैं यानी पूर्ण रूप से व्यवस्थित नहीं होते। और ये कोनिडिया के बीच में क्या करते हैं कि इंटरसेलुलरी डिस्क बनाते हैं यानी अंतवेशी डिस्क का निर्माण करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम वियोजक यानी कि
डिसजंक्टर कहते हैं। तो ये हमने देखा क्या, फॉर्मेशन ऑफ कोनिडिया यानी कि इसको रेंजिया। अब हम थर्ड देखेंगे जर्मिनेशन ऑफ कोनिडियम। अब देखिए जर्मिनेशन ऑफ कोनिडियम में क्या होता है कि कोनिडिया का जो प्रकीर्णन होता है तो वो क्या होता है, वियोजक यानी कि डिसजंक्टर के सूखने या संकुचन के द्वारा होता है। अब क्या होता है कि इसका जो प्रकीर्णन है या जो प्रकीर्णन होता है वो कैसे होता है, या तो वो हवा के द्वारा होता है या फिर वर्षा के जल के द्वारा होता है। अब देखिए जो कोनिडियम होता है तो कोनिडियम का जो जीव द्रव होता है वो कैसा होता है, एक केंद्र की खंडों में विभाजित जो है हो जाता है। और इसके क्या होते हैं कि जो प्रत्येक खंड होते हैं वो कायांतरण से क्या करते हैं कि एक बाईफ्लैजिलेटेड चल बीजाणु का निर्माण करते हैं। अब क्या होता है कि एक बीजाणुधानी की अगर हम बात करें तो एक बीजाणुधानी से 8 चल बीजाणु बनते हैं और ये चल बीजाणु क्या करते हैं कि कोनिडियम से मुक्त हो जाते हैं और ये कोनिडियम से मुक्त होकर कुछ समय तक क्या रहते हैं, एक्टिव रहते हैं यानी गतिशील रहते हैं। और एक्टिव होने के बाद ये उसकी एक्टिव होने के बाद क्या होती है, उसकी जो कोशिकाएं होती हैं, उसकी सेल्स होती हैं तो क्या होती हैं कि वो नष्ट हो जाती हैं। जब नष्ट हो जाती हैं तो ये चल बीजाणु क्या करते हैं, आकार में गोल हो जाते हैं और इसके बाद ये क्या करते हैं, जो इनकी कशाभिकाएं होती हैं उनको क्या करते हैं, वो नष्ट कर देते हैं। ये चल बीजाणु फिर क्या होता है, ये क्या करते हैं कि अपने चारों ओर एक सिस्ट का निर्माण कर लेते हैं। और सिस्ट का अंकुरण कैसा होता है, सिस्ट का अंकुरण एक जनन जो है नलिका द्वारा होता है यानी जर्म ट्यूब द्वारा होता है। तो ये आपका क्या था, ये था जर्मिनेशन ऑफ कोनिडियम। तो ये हमने आपको बताया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, किसका बताया, एल्बिगो का, कि एल्बिगो में 2 प्रकार का रिप्रोडक्शन होता है, एक होता है एसेक्सुअल और दूसरा हमारा होता है सेक्सुअल। एसेक्सुअल में हमारा फॉर्मेशन ऑफ कोनिडियोफोर होता है, फॉर्मेशन ऑफ कोनिडिया होता है और जर्मिनेशन ऑफ कोनिडियम होता है। अब हम देखेंगे अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी लैंगिक जनन के बारे में। तो देखिए जो लैंगिक जनन होता है वो हमने आपको बताया कैसा है, एंथ्रीडियम और oogonia के द्वारा होता है। अब देखिए जो एंथ्रीडियम होता है तो एंथ्रीडियम में हमारा क्या है, देखिए आइए देखते हैं। देखिए एल्बिगो का जो लैंगिक जनन होता है कैसा होता है, वो होता है oogamous यानी विषम युग्मकी होता है। और इसमें जो हमारे नर तथा मादा जनांग होते हैं वो कैसा होता है, पूर्णधानी तथा अंधधानी होते हैं यानी एंथ्रीडियम और oogonia होते हैं। अब हम देखते हैं एंथ्रीडियम के बारे में। तो देखिए जो एंथ्रीडियम होते हैं ये कैसे होते हैं, ये हमारे होते हैं कैसे, गदाकार होते हैं और बहुकेंद्र की रचना होती है, जो कैसी होती है, अंडधानी के पास स्थित कवक तंतु के शीर्ष पर स्थित होती है। और ये क्या करती है कि ये कवक तंतु का जो शीर्ष होता है केंद्रकों व कोशिका द्रव के एकत्र हो जाने के कारण कैसी होती, फूल कर गदाकार रचना बना लेती है। और जो शीर्ष भाग में जो उसका ऊपर का भाग होता है, शीर्ष भाग पूर्णधानी में परिवर्तित हो जाती है। अब क्या होता है कि एक परिपक्व एंथ्रीडियम में 6 से 12 केंद्रक होते हैं, परंतु क्या होता है कि इनमें जो केवल एक केंद्रक होता है यानी 6 से 12 तो केंद्रक होते हैं, लेकिन सिर्फ एक ही न्यूक्लियस ऐसा होता है जो क्रियाशील होता है, जो एक्टिव होता है और जो नर युग्मक के रूप में कार्य को करता है। तो ये तो हमने आपको बताया किसके बारे में, एंथ्रीडियम के बारे में। अब हम आपको बताएंगे oogonia यानी कि अंडधानी
अंडधानी के बारे में। तो आप देखिए जो ओगोनियम होती है, जो अंडधानी होती है, उसमें क्या होता है, उसमें है कि अंडधानी के निर्माण यानी ओगोनियम के निर्माण की जो प्रारंभिक अवस्था होती है, यानी जो उसकी शुरुआती स्टेज होती है, उसमें जो कवक तंतु होता है यानी जो माइसीलियम का फिलामेंटस पार्ट होता है, वो किसी शाखा कोशिका द्रवों व केंद्रकों में एकत्र होने के कारण फूलकर गदाकार तो हो जाता है। और इस भाग में क्या होता है, 6 से 12 केंद्रक बनते हैं और इसी में समसूत्री विभाजन होता है, जिसके कारण क्या होते हैं, जिसके कारण 100 से 300 केंद्रकों का निर्माण होता है। यानी न्यूक्लियस कितने बनते हैं, 100 से लेकर 300 तक के न्यूक्लियस हमारे बनते हैं। और जो परिपक्व अंडधानी होती है, उसका जो जीव द्रव होता है वो क्या करता है, ओप्लाज्म में परिवर्तित हो जाता है। अब देखिए जब कुछ समय व्यतीत हो जाता है, कुछ समय पश्चात क्या होता है, जो हमारा ओप्लाज्म था उसमें एक केंद्रक को छोड़कर जो सभी केंद्रक होते हैं वो क्या होते हैं, परिद्रव में आ जाते हैं। और एक जो केंद्र की जो हमारा ओप्लाज्म होता है वो क्या करता है, जो हमारा फीमेल गैमेट्स होता है अथवा क्या होता है, एग में परिवर्तित हो जाता है। तो ये हमारा क्या था, जो मैंने आपको बताया ये था हमारा अंडधानी। तो इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मैंने आपको एंथीडियम और ओगोनियम के बारे में बताया कि इसका पूर्णधानी और जो अंडधानी होता है वो क्या होता है। अब आइए, अब हम बात करेंगे किसकी, फर्टिलाइजेशन की, और उसके बाद हम देखेंगे कि जर्मिनेशन ऑफ oospores कैसे होता है। तो आइए अब हम देखते हैं ज़रा इसका जो फर्टिलाइजेशन होता है, तो उसका फर्टिलाइजेशन जो होता है वो किस प्रकार से होता है। तो देखिए जो इसका फर्टिलाइजेशन होता है, तो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि जो इसका मैंने आपको बताया, जो इसकी पूर्णधानी व अंडधानी होती है के संपर्क के स्थान पर क्या होता है कि जो निषेचन होता है, यानी जो फर्टिलाइजेशन होता है, तो जो हमारी पूर्णधानी होती है यानी जो एंथीडियम होती है और क्या हमारी होती है, जो ओगोनियम होती है के संपर्क के स्थान पर क्या होता है, भित्ति जो होती है कैसी हो जाती है, पतली हो जाती है। और जो पूर्णधानी होती है वो एक फर्टिलाइजेशन ट्यूब का निर्माण करती है, जो अंडधानी की भित्ति व परिद्रव को जो क्या करती है, भेदती हुई ओप्लाज्म में प्रवेश करती है। अब देखिए जो निषेचन होता है यानी जो फर्टिलाइजेशन होता है, वो नलिका यानी जो ट्यूब होती है उसके ओप्लाज्म में प्रवेश से जो ठीक पूर्व यानी उससे ठीक पहले उसका कणिका में कोशिका द्रव एक पिंड का निर्माण करता है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम सीनोसेंट्रम कहते हैं। क्या कहते हैं, सीनोसेंट्रम कहते हैं। और अंडधानी का एक केंद्रक सीनोसेंट्रम से क्या करता है, संलग्न रहते हैं और निषेचन नलिका सीनोसेंट्रम के समीप पहुंचकर फट जाती है। तो ये तो हमने देखा क्या, फर्टिलाइजेशन, यानी कि हमने फर्टिलाइजेशन में जाना कि किस तरीके से जो उसकी नलिका होती है वो फट जाती है। अब देखिए अब हम जो है आएंगे जर्मिनेशन। अब देखिए फर्टिलाइजेशन तो हमने देख लिया कि नलिका क्या होती है, फट जाती है, और जो हमारा क्या होता है, जो नर केंद्रक होता है वो क्या करता है, अंड केंद्रक से जाकर जुड़ जाता है, और जो सीनोसेंट्रम होता है वो कैसा होता है, खत्म हो जाता है यानी समाप्त हो जाता है। अब देखिए अब क्या होता है, इसके बाद oospores बनते हैं, और इनमें क्या होता है, जो इनकी भित्ति होती है वो 3 परतों यानी बाह्यचोल और अंताचोल जो है होती है। और उसके बाद क्या होता है कि जो हमारे द्विगुणित केंद्रक जो होते हैं यानी सूत्री व अर्धसूत्री विभाजन द्वारा 32 अगुणित न्यूक्लियस में डिवाइड हो जाते हैं, और ये oospore कैसे होते हैं, रेस्टिंग पीरियड में रहते हैं। अब देखिए ये तो हमने आपको बता दिया फर्टिलाइजेशन किसका, एल्बिगो का।
अब हम बताएंगे जर्मिनेशन ऑफ oospores, यानी कि इनका अंकुरण कैसे होता है। तो देखिए, जब अनुकूल परिस्थितियां होती हैं तो क्या होता है, जो oospores बनते हैं उनका अंकुरण शुरू हो जाता है। इसमें क्या होता है, 32 केंद्रकों में ये क्या करता है, पुनः विभाजित हो जाता है और कई खंडों में इसका जो जीव द्रव होता है वो बढ़ जाता है। और प्रत्येक खंड से क्या करता है, ये क्या करता है, oospores के जल अवशोषण के कारण क्या होता है, इसकी बाह्य भित्ति जो है फट जाती है और जितने भी हमने आपको बताए जो भी चल बीजाणु होते हैं वो कैसे होते हैं, मुक्त हो जाते हैं। अब जो चल बीजाणु थे वो स्वस्थ परपोषी के पहुंचने पर क्या करते हैं, अंकुरित होकर क्या बना लेते हैं, एक जनन नलिका बना लेते हैं, जो क्या करते हैं, जो रंध्रों द्वारा परपोषी के अंतरकोशिक अवकाशों में प्रवेश कर जाते हैं। तो ये हमने आपको बताया क्या, जर्मिनेशन ऑफ oospores के बारे में। तो आज हमने पढ़ा एल्बिगो के रिप्रोडक्शन में, जो हमने पढ़ा उसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में कि किस प्रकार से होता है। उसके बाद हमने जाना फर्टिलाइजेशन के बारे में कि निषेचन कैसे होता है। फिर हमने जाना जर्मिनेशन की अंकुरण कैसे होता है। तो ये हमारा एल्बिगो का टॉपिक ख़त्म हो गया। अब हम नेक्स्ट टर्म पे अपना दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे जो है पाइथियम, वो हम पढ़ेंगे। आई होप आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।